यूपी की सियासत में इन दिनों सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब चर्चाएं हैं। उनके बयान को लेकर वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसे लेकर उन्होंने फिर से हमला बोलना शुरू कर दिया है। माना लिए थे, स्याही भी रखे रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय पुलिस को दबोच के पीछे ले गई। वो मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे, लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। यही बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो दूधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है, रामचरितमानस कहाँ आता है? 35 साल पुरानी दुकान में आग लगी और आग भीषण आग थी। मामला कोतवाली सदर के मंडी चौक बाजार का है। बिजली के खंभे पर आग लगी और इस वजह से खाने की दुकान में भी आग लग गई। देखते ही देखते एक गैस सिलेंडर फटने के बाद पूरा माहौल कुछ इस तरीके का हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई, फायर फाइटर्स आए, तब जाके इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, किसी के झुलसने की खबर नहीं है। तो देखिए, बिजली के तार से स्पार्किंग और उस स्पार्क की वजह से खाने की दुकान में सिलेंडर रखा था, सिलेंडर फटा और ये देखिए पोल से एक चिंगारी आ रही है। स्पार्किंग के बाद किस तरीके से आग फैलती चली जा रही है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सिलेंडर फटने से आग को बुझाने में काफी दिक्कत आई। 35 साल पुरानी दुकान थी। वायर के स्पार्किंग से जो चिंगारी निकली, उससे उस दुकान में आग लगी। आग लगने से इसी दुकान में सिलेंडर रखा था, सिलेंडर फटा। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अगली खबर बिजनौर से है, जहां लालवाला इलाके में बेकाबू कार घर में जा घुसी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल भर्ती हैं। इस घटना के बाद मौके पर बढ़ापुर से भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की। तो देखिए, 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा से विधायक है जो मौके पर पहुंचे, ढांढस बंधाया और इसके अलावा परिजनों के लिए आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। नगीना देहात इलाके में ये हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित 50,000 इलाज के हो जाएंगे आपके। उसका अभी तक खर्चा जो डॉक्टर साहब बता रहे थे 35,000 आया उस व्यक्ति का, उसके बाद भी। वहीं हरदोई में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ टडियावा इलाके में एक गाड़ी तालाब में जा गिरी। इसके बाद राहगीरों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कार सवारों को बचाया, उन्हें रेस्क्यू किया। इस हादसे में 5 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ये देखिए, आप कार की रफ्तार बहुत तेज थी। ग्रामीण वहां मौजूद थे, उन्होंने मुस्तैदी से लोगों की मदद ली और इस कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 5 लोग सवार थे, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया और इस समिट में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 19,058 MOU साइन हुए हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन रविवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ। 3 दिवसीय यूपी GIS का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास के लिए करीब 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का करार हुआ, जिसमें लगभग 93 लाख नए रोजगार सृजित हुए।
बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 93 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध कराने में सफल होंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने वाले मंत्रियों ने इसकी अहमियत को समझाया। इसके साथ ही सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। 3 दिनों तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका समापन किया और उन्होंने कहा कि अब यूपी जो है वो भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। हमारे साथ औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। एक बहुत सफल आयोजन इसको कहेंगे आप, 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। बहुत सफल आयोजन हुआ है। इसमें देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने बड़े उत्साह के साथ निवेश प्रस्ताव साझा किए और 33,50,000 करोड़ रुपये का निवेश के प्रस्ताव आए। और ऐतिहासिक आयोजन है, बहुत सफल आयोजन है। इसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, 33,50,000 रुपए के MOU साइन होना, देश और दुनिया के निवेशकों का लखनऊ में इकट्ठा होना, प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति जी तक का मार्गदर्शन मिलना, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़े परिणाम लेकर आने वाला है। अद्भुत है। और जिस तरह की कल्पना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, उस दिशा में हमारा प्रदेश आगे बढ़ चला है। बीजेपी सांसद रवि किशन है गोरखपुर से, उनसे भी जानेंगे। रवि जी, आप भी आए, आज का सेशन भी हुआ आपका, और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, 33,50,000 करोड़ का निवेश, यूपी यानी भारत का ग्रोथ इंजन अब बने। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेके जाना, पूज्य महाराज जी ने उसमें $1 ट्रिलियन पर उत्तर प्रदेश की बात कही, तो ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और इसमें सबसे काबिलियत और सबसे अच्छी बात है कि पूरे विश्व से निवेश आ रहा है। तो हर कंट्री के लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को और देख रहे हैं। उसमें फिल्म इंडस्ट्री को भी आज बहुत बड़ा उछाल मिला है। तो ये आज बहुत समस्त आप ABP गंगा के दर्शकों को और समस्त देखने वाले चैनल के सभी लोगों को साधुवाद कि उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा प्रदेश जो देश की इकोनॉमी बनने जा रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा और बहुत गर्व होगा। और गर्व से आप लोग मैं कहिएगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के बाद तमाम मंत्री निकल रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र जी, आपके विभाग में भी काफ़ी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। लग रहा है कि अब यूपी की एक नई तस्वीर आएगी आने वाले दिनों में। देखिए, यूपी ने पिछले 5 सालों में जो वातावरण तैयार किया है, माननीय योगी जी ने बिल्कुल कलेवर बदल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, आप कानून व्यवस्था को लें या विद्युत व्यवस्था को लें, इन सब ने ऐसा आकर्षित किया है पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स को कि यूपी का इतिहास बदल जाएगा। अब यूपी एक विश्व में भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के बाद परिवार मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे यूपी की तस्वीर कैसे बदलेगी। दयाशंकर सिंह जी, 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। देखिए, आशा से 4 गुना ज़्यादा हम सबको सफलता मिली है। और पहली बार लोग जो है लीक से हट करके, पहले लोग निवेश के रूप में नोएडा को पसंद करते थे, गाजियाबाद को, मेरठ को, कानपुर, लखनऊ को। इस बार तो लोग पूर्वांचल के, जहाँ पर विकास नाम का कुछ भी नहीं है, वहाँ के लिए निवेश करने के लिए किए हैं। बुंदेलखंड में लोग निवेश करने के लिए किए हैं। जो हमारे परंपरागत उद्योग धंधे हैं जो एक तरह से बंद होता जा रहा है, डेयरी है, फिशरीज है, फूड प्रोसेसिंग है, उसमें लोगों ने निवेश के लिए आगे बढ़े हैं।
और केवल इस देश के ही नहीं, दुनिया के 16 देशों के लोग उसमें आए हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश को तकदीर बदलने वाला है ये जो निवेश हुआ है, और ये जिस दिन सफलता प्राप्त करेगा उस दिन केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश के विकास में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान रहेगा। आज राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब कल से G20 की बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कल उद्घाटन समारोह में सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं पहले डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। 3 दिवसीय G20 कॉन्फ्रेंस में 20 देशों के लोग आएंगे। इसके अलावा 9 इनवाइटेड देशों के प्रतिनिधि भी आएंगे। डिजिटल इकोनॉमी के तहत 3 बिंदुओं पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी। हमने जो भारत ने जो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, कोविन है, इनको बाकी देशों के साथ कैसे उनके साथ शेयर किया जाए, ये हमारा एक मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको हम कैसे, उन लोगों के जो अनुभव हैं, उनके जो एक्सपर्टीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, और हम लोगों ने जो देश में बहुत काम किया है साइबर सिक्योरिटी पे पिछले 5-7-10 सालों में, उससे हम बाकी उसका आदान प्रदान हो और हम लोग भी उनसे सीखें और हम भी अपने जो चीज़ें हैं वो उनसे शोकेस करें, उनको बताएं। ये एक दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा है कि हमारे देश में इतने जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जो टैलेंट है भारत का, उसका अच्छे तरह से उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाए और उसको हम लोग ना भारत देश में ही उपयोग करें, बाकी ये लोग विदेशों में भी जाके उन लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के मंच पर बवाल हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना को करते हुए कहा कि अल्लाह ओम एक है। इस पर जैन मुनि लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई। इसके बाद कई और दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाए, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सब रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सब रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मज़हब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मज़हब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं, इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। मेरे पिता तुल्य है, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।
वहीं मदनी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। सपा ने भी मदनी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए आईना दिखाने की कोशिश की। समाज में विभेद पैदा करने वाले किसी भी बयान का समाजवादी पार्टी निंदा करती, चाहे वो फिर बयान मदनी जी की तरफ से आया हो या मोहन भागवत जी की तरफ से आया हो। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि सभी जात और धर्म एक समान है। समाजवादी पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों, वंचितों के लिए काम करना चाहती है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी मदनी के बयान पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर ओम अल्लाह को एक मानते हैं तो ओम को स्वीकार कर लें। हम एक ही हैं और उसे ही चाहे भारत में रहते हैं तो अपना ट्रांसफर कर लें। जब हम ओम के वंशज हैं, ओम के पुजारी हैं, तो अल्लाह अल्लाह करने का जब वो कह रहे दोनों एक ही हैं तो आ जाए। भारत उनके शरीर में तो भारत का है। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदनी के बयान का विरोध किया है और मदनी की सोच को सिरे से खारिज किया है। दानिश जी, लगातार मौलाना मदनी की अगर बात करें तो उनके बयान सामने आ रहे हैं। कभी वो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को लेकर बयान देते हैं, कभी मुसलमानों के इतिहास की बात आती है। किस तरह से देखते हैं उनके बयान? देखिए, हमारे सभी के लिए, समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, सबको जो है ऐसे बयान, ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए जिसमें समाज में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। हम सबको अपने समाज को सशक्त बनाने की तरफ, शिक्षित बनाने की तरफ आगे ले जाना चाहिए। आज जिस तरीके से अगर मैं मुस्लिम समाज के एजुकेशन की बात करूं, जितना बेहतर काम हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, आप देखिए, चाहे मदरसा एजुकेशन की बेहतरी का काम हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का काम हो। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के नौजवानों को जो है सिविल सर्विसेज के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करने की शुरुआत की है। अभी हमने ऐसे 70-72 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है जिनको हम सिविल सर्विसेज की पूरी कोचिंग कराएंगे। तो ऐसे समाज का निर्माण हमारा जो नेतृत्व कर रहा है और इसमें सब कोई आगे बढ़ के सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। धन्यवाद भैया। तो ये थे हमारे साथ में दानिश अंसारी, जिन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ पर भी जो लोग हैं सब विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं भी लाई जा रही हैं, उन पर काम हो रहा है। ऐसे वक्त जब एक सकारात्मक माहौल हो तो कोई भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जो समाज में भेदभाव लाए, एक विभाजन का माहौल खड़ा करे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।